बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज एक और अहम दिन पाकिस्तानी सियासत का, क्योंकि आज इंतखाबात इल्तवा केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और तवील समाअत के बाद बिलाखिर आज फैसला महफूज कर लिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट से इस अहम केस का फैसला आया चाहता है। आज की समाअत भी इंतहाई अहम, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए आमादगी ज़ाहिर ही नहीं की, और हम चाहते थे कि मामला सियासी जमातों के मुज़ाकरात से हल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सियासी जमातों को वक्त दिया कि वो बातचीत करें, और फिर ये भी कहा कि हुकूमत और दीगर फरीक़ैन ने इस अहम केस में अदालत की दुरुस्त तरह से मुआवनत नहीं की। ये भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। और सरकार ने क्या इस्तदा की आज, इससे पहले पीडीएम का एलामिया क्या था जब मौलाना फजल रहमान मुखातिब हुए थे, खान साहब क्या कहते थे, ये सब आज प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन आज जो अकरम शेख साहब हैं उनको नहीं सुना गया। इरफान कादिर साहब ने अपनी गुफ्तगू पूरी की, अटॉर्नी जनरल ने गुफ्तगू पूरी की, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी ख़जाना पेश हुए, उन्होंने क्या कहा, इस पर भी बात होगी। और साथ जो सियासी तौर पर हज़रत मौलाना फजल रहमान और इमरान खान एक दूसरे से बात करने से इनकारी हैं, उसका हल क्या होगा, इस सब पर आज बात होगी। शामी साहब, बिलाखिर फ़ैसला सर हो गया महफूज। अहम समाअत थी। लगा तो ये हमें कि शायद जो पीडीएम जो कल परसों तक जो उनकी हिकमत अमली थी उसके मुताबिक यूँ लग रहा था कि प्रॉबेबली ये मंडे को जाएंगे, कहेंगे जी हमने तो केस का हिस्सा ही नहीं बनना, बॉयकॉट करते हैं। लेकिन वो कोई बीच बीच की कैफियत थी। चीफ जस्टिस साहब को यह रिमार्क्स देते हुए जैसे आपको खुद कहना पड़ रहा था कि आप अपना एलामिया तो देखें पीडीएम का। असल में जो वकील हजरात थे ना जी यानी अकरम शेख साहब हाँ जी, और हमारे खोसा साहब, जी अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब, जी जी, एक मुस्लिम लीग नून के वकील थे अकरम शेख साहब, और एक पीपल्स पार्टी के फरूक अश नाइक भी थे, फारूक अच नाइक भी थे। तो अब उनको सुना नहीं गया इस बुनियाद पर कि जब आपने बाइकाट का ऐलान कर दिया है, पूरे मीडिया में वो आ चुका है, छप चुका है, तो अब वकला जो हैं उनकी बात क्या सुननी। अगरचे वकीलों ने अपने वकालतनामे वापस नहीं लिए, उनका ख्याल यही होगा कि वो अपनी बात कर सकेंगे, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस ने और उनके साथी जजों ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि या तो आप हमें तहरीरी यकीन दहानी कराएं, अपना मौक़िफ़ वाज़े करें, और या फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो बात नहीं सुनी गई। लगता है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी जो हिकमत अमली थी वो कामयाब नहीं हुई। यानी उन्होंने कोशिश की थी कि ये बेंच जो है इस मसले को ना सुने और ये फुल कोर्ट को रेफर हो जाए। और एक वसीतर इत्तफाक भी था इस बात पर कि मामला अगर फुल कोर्ट को चला जाए तो फैसला सारे फरीक तस्लीम कर लेंगे। यानी इमरान खान साहब भी ये कह रहे थे कि अगर फुल कोर्ट को मामला रेफ़र हो जाए तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं होगा। वकला तंजीमों का भी ये ख्याल था कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन जो हालात सामने आए और जिस तरह आज समाअत हुई और जिस तरह अटार्नी जनरल से गुफ्तगू हुई, उससे तो मालूम हुआ कि जो फाजिल अदालत है वो बड़े महकम तरीक़े से अपनी जगह पर मौजूद है और अपने मौक़िफ़ के मुताबिक जो तकनीकी तौर पर और कानूनी तौर पर उनका दुरुस्त मौक़िफ़ है। अब उसके बाद ये हुआ कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि लार्जर बेंच बना दिया जाए जी। तो लार्जर बेंच क्या हो सकता है कि 9 जज जो हैं वो तो किसी ना किसी तौर इस मुकदमे के मामले में अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। तो बाकी मानदा से बाकी 6 रह गए, तो 6 का बेंच बनेगा। जी जी जी, अतात आर्डर ने भी कुछ ऐसी बात की थी। बहरहाल ये एक शामी साहब, वो आमिर से जो भी आए उठ के अदालत से बाहर जितना भी हंगामा उठाया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, नहीं वो तो और जो रौनक लगाई गई वो बार रौनक ही थी, उसका वो उसमें बेरौनकी रही। हाँ, और वो सौदा बिक नहीं सका, क्योंकि ना तो एतराज़ काम आया इस मौजूदा बेंच पे, और ना ये इस्तदा फुल कोर्ट की सुनेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला करेंगे अब इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि नहीं, कोई तारीख बदल दे। और मेरा ख्याल है और ये जो तारीख पहले दी गई थी 30 अप्रैल की वो बरकरार रहेगी या नहीं,
इस बारे में फैसला कल आ जाएगा। आमिर साहब उठ के आए तो आमिर सैयद अब्बासी साहब कहाँ से उठ के आए? सुप्रीम कोर्ट से। अभी समाअत जारी है जी, ख़त्म हो चुकी, आज। फैसला महफूज हो चुका, तो पूरा दिन वहाँ गुजारने के बाद अब आए हमारे पास प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। आमिर, ये जो फैसला महफूज होने से पहले जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, वो बड़े अहम थे। उन रिमार्क्स को देखकर कुछ तायुन किया जा सकता है, और वो क्या थे? जी जामी साहब, आज तमाम तर समाअत के बाद जब इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल फ़ैसला महफूज कर रहे थे, तो उन्होंने जो अहम रिमार्क्स दिए वो ये थे कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सियासी मुकदमात होते हैं, इनका बुनियादी तौर के ऊपर अदालत इनमें आम तौर पर बराह रास्त मुदाखलत नहीं करती, और अदालत ये समझती है कि सियासी जो मसाइल हैं उनका हल सियासी होना चाहिए। लेकिन जब कोई मुज़ाकरात भी ना करे, कोई इन सियासी मसाइल का हल भी ना निकाले, और जहाँ पर शहरियों के बुनियादी हुकूक का मामला आ जाए कि 2 सूबों के जो असम्बलीज़ नहीं हैं वो नहीं हैं, और आइन में बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं, और इस शहरी अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब ना कर सकें, तो उसके बाद फिर जब मामला अदालत में आता है तो अदालत ने भी पहले ये कोशिश की, मौका दिया कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, जो इमरान खान है उनको भी, कि वो इन मसाइल का हल निकालें। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई, तो अदालत के पास कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोई ऑप्शन नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और आइन में बड़ी वाज़ेह चीज़ें लिखी हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, और अगर डिले भी होना है तो वो बहुत माइनर डेविएशन होगी फ्रॉम लिमिटेड टाइम। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हमें ये देखना होगा कि जो वजूहात बयान की जा रही हैं वो कितनी वैलिड हैं, कितनी वो ज़रूरी हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत हमें को बहुत अच्छे तरीके से मुआवनत करेगी और बताएगी कि कितने बड़े बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन जो वजूहात अब तक बताई गई हैं उसमें कोई इतनी बड़ी वजह नहीं लगती जिसकी वजह से जो इंतखाबात में ताख़ीर हो की जा सके। और ये भी कहा उन्होंने कि ऐसा कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा कि 8 अक्टूबर को ऐसी क्या जादुई तब्दीली आ जाएगी कि ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे जो अब मसाइल हैं। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम तमाम इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी कि यहाँ पर कभी बेंचेस पर एतराज़ किया जाता है, कभी जजेस पर किया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि जजेस आपस में इख्तलाफात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हवाला दे रहे थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा का। उन्होंने कहा कि मेरी 2 दिन पहले भी उनसे मुलाकात हुई और हम इन तमाम मसाइल को हल कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात देना कि जजेस में बहुत इख्तलाफात हैं और बहुत बड़े तनाज़ात हैं, ये जो अदलिया के अंदर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम इन तमाम जो अंदरूनी मसाइल हैं इनको हल कर रहे हैं, लेकिन साथ में हुकूमत की तरफ से ये कह देना कि इन जजेस ये जो आमिर ये भी तीन रुकनी बेंच बिलखुसूस जनाब एजाजुल हसन साहब के हवाले से भी इरफान कादिर और दीगर जो एतराज़ उठा रहे थे उसको भी मुस्तरद किया गया, और जो सदा थी फुल कोर्ट की उसे भी मुस्तरद किया गया। तो क्या जवाब दिया गया इन एतराज़ात का? देखिए, अटॉर्नी जनरल ने आज 3 बुनियादी एतराज़ात किए और उन तीनों को ही अदालत ने मुस्तरद कर दिया। पहला एतराज़ तो उनका ये था कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, तो उस पर अदालत ने कहा कि फुल कोर्ट के हवाले से एक अलग तनाज़ा तो ये है कि फुल कोर्ट में तमाम जजेस नहीं बैठ सकते, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा है कि कुछ जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक जजमेंट में आइन के आर्टिकल 184(3) में पूरे केसेस को रोकने का ऑर्डर कर चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन एक ऑर्डर कर चुके हैं। जो पहले 9 रुकनी बेंच था उसके ऊपर भी एतराज़ किया गया कि उसमें से भी 4 जजेस अलग ऑर्डर कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये मुमकिन नहीं है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये समाअत ना करे, तो उसके ऊपर भी अदालत ने उनके इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि देखिए, हम इस बुनियाद के ऊपर कि आप ये कहें कि इन जजेस को शामिल करें और इनको ना करें, इसके ऊपर जो है वो अदालत बेंच तश्कील नहीं दे सकती। ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और मैंने बतौर चीफ जस्टिस जो है वो बेंचेस तश्कील दिए हैं। सो अगर कोई बहुत बड़ी आपके पास वजह है कि हम ये केस ना सुने तो बताएं, वरना ये मामूली नौयत के इन एतराज़ात के ऊपर अदालत जो है वो ऑर्डर नहीं करेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि जो तीसरा एतराज़ किया गया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जो हुक्म है कि असखुद नोटिस के केसेस को अब सुप्रीम कोर्ट ना सुने जब तक। तो आमिर, ये जो काजी साहब का फैसला है, काजी साहब के फैसले पे मैं पढ़ रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़ा खूबसूरत फैसला है। उनकी ख्वाहिश है, ये हुक्म नहीं है ये। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस राय का इजहार किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी ये राय है कि जब तक रूल्स अमेंड नहीं हो जाते तब तक असखुद नोटिस के केसेस को ना सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि वो भी 3 रुकनी बेंच में 2 जजेस की राय है
और उससे पहले 2022 की जजमेंट है 5 रुकनी बेंच की, लिहाजा वो बाइंडिंग है तमाम केसेस के ऊपर। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो हमने सर्कुलर जारी किया था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इस फैसले का इतलाक नहीं होता इन केसेस को रोकने के लिए या आज खुद नोटिस के केसेस को सुनने से, लिहाजा उन्होंने कहा कि इसकी वजाहत ज़रूरी थी, इसलिए सर्कुलर जारी किया था। क्योंकि उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो उन्होंने ये अच्छा लिखा कि लोगों की भलाई के लिए ज़रूरी है कि आज खुद नोटिस के केसेस जो हैं वो ना सुने जाएं जब तक रूल्स अमेंड नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई इसमें ज़्यादा है कि जो लोगों के केसेस हैं उनको सुना जाए। अच्छा, आमिर आप अगला नुक्ता ये है कि इरफान कादिर साहब को फिर आज सुना गया है और उन्होंने काफ़ी रौनक लगाई है, कुछ अशार भी उन्होंने पढ़े हैं वहाँ पर कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है। नहीं, हाल हमारा जाने है। अच्छा, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, हाँ, बाग तो सारा जाने, बाग तो सारा जाने। तो ये बताएं आमिर, ये इरफान साहब क्या इरफान कादिर साहब के दलाइल क्या थे जिस पर वो बहुत यानी एक मैं समझता हूँ कि जोम में थे कि जो ही वो दलाइल देंगे रंग बदल जाएगा? जी देखिए, पहले तो माहौल ऐसे ही लग रहा था कि शायद बहुत ही सूरत हाल तब्दील हो जाएगी उनके दलाइल के बाद, लेकिन हमने देखा कि अदालत ने बिल्कुल उन्हें ओपन ग्राउंड दिया कि आप बिल्कुल अपने 15 मिनट 20 मिनट जितने आधा घंटा आप दलाइल देना चाहें आप दे सकते हैं। तो अदालत ने फिर उन्हें बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने अशआर भी पढ़े और ये भी कहा कि हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, हमें ये लगता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को इस बेंच में नहीं होना चाहिए था। तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका ये एतराज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बेंचेस की तश्कील में क्योंकि ये कहा गया कि जो रिक्यूज़ किया गया था 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन ने, तो चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि उन्होंने उस वक्त भी रिक्यूज़ नहीं किया था, बल्कि जब 9 रुकनी बेंच था 9 में से जब दोबारा 9 रुकनी बेंच पे तमाम जजेस ने मामला चीफ जस्टिस को भेजा था कि नया बेंच तश्कील दिया जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने खुद 5 रुकनी बेंच बनाया था, 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिक्यूज़ नहीं किया था। इसके साथ साथ इरफान कादिर ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो तारीख में तब्दीली कर सकता है, और उन्होंने कहा कि इसमें आइन क्योंकि खामोश है, जब आइन में खामोशी होगी तो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि अगर इलेक्शन में डिले होगा या किसी भी वजह से होगा तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है सेक्शन 58 में कि वो जो पोलिंग स्कीम है या पोलिंग प्रोग्राम है उसको चेंज कर सकता है। सो काफ़ी नोक झोंक चलती रही। इरफान कादिर ने कहा कि आज आप टॉप ट्रेंड पर हैं चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता और सोशल मीडिया पर क्या कुछ होता है हम उससे ज़्यादा हमें ये कंसर्न है कि आइन और कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए, हम उसके मुताबिक चलेंगे। और इरफान लेकिन आमिर ये सोशल मीडिया की बात तो अपनी जगह हुई, लेकिन गालिबन टीवी पे एलामिया जरूर देखा होगा जैसा अबानी, उसका इजहार भी उन्होंने किया, अखबारात में भी पढ़ा है क्योंकि अखबारात का हवाला आता रहा कि उसमें छपा हुआ। जी बिल्कुल, मगर आमिर ये लगता है समात के स्टार्ट में ही जी ये लगता तो ये है कि अब इंतखाबात की तारीख के हवाले से तो आसार ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यही आएगा कि वक्त मुकर्रर पर होने चाहिए। मेरे ख्याल थोड़ा इसमें ताखीर भी हो सकती है सर, कुछ जी बिल्कुल, 30 अप्रैल तो आई खड़ी जी। उसमें ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को नया प्रोग्राम और या शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए और साथ में जो इदारे हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उनको कहा जाए कि वो हर सूरत जो है वो मुआवनत करें, और अगर कोई मुआवनत में किसी किस्म की कमी होगी तो उसमें किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फिक्स की जाएगी कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम एक बात में वाजे हैं कि आइन सुप्रीम है और आइन में ये लिखा है कि असम्बली में जब तहलील हो जाए तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, तो 90 रोज़ से आगे इन वजूहात की बुनियाद पर नहीं जा सकते जो इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात बयान किए। ये जो डिजिटल मरदमशुमारी की बार बार बात होती रही कि उसको मुकम्मल किए बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो ये उसका तो कोई जिक्र सुनने में नहीं आया समात के दौरान। जी, उसका जिक्र अटर्नी जनरल ने अपने इब्तदाई दलाइल में ज़रूर किया था और ये कहा था कि जो मरदमशुमारी है उसमें भी क्योंकि जो 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है वो इसी मकसद के लिए दी गई थी कि इस दौरान में मरदमशुमारी भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल होनी है, उसके बाद हल्का बनिया है और हल्का बनिया 2 से 3 माह में हल्का बनिया मुकम्मल होने के बाद 8 अक्टूबर की तारीख देने में जो मंतक थी वो यही थी कि ये मरदमशुमारी भी मुकम्मल हो जाएगी, हल्का बनिया भी, और पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो जाएंगे। इस मकसद के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। ये अटर्नी जनरल ने दलाइल में कहा था, इसरार नहीं था इस बात पर।
जी पुरजोर इसरार नहीं था और ना ही अदालत ने उसको खातिर में लाया। ना अदालत ने कोई अदालत ने उसका नोटिस लिया है। जी बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि अदालत बार बार ये कह रही थी कि हमने जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है 22 मार्च का, उसको देखना है कि क्या वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, और क्या इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात बयान की हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। हम उससे बाहर मजीद किसी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 2 बुनियादी वजूहात ही लिखी थी और उन दोनों का सवाल ही चीफ जस्टिस और बेंच बार बार करता रहा। पहला था फंड्स की फराहमी और दूसरा था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। इन दोनों सवालात से अदालत ने सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तमाम फरीकैन के जो सेक्रेटरी दिफा ने बात की, वो तो आज उन्होंने रिपोर्ट देनी है ना अपनी। जी उन्होंने रिपोर्ट देनी है। उन्होंने बहुत कहा कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं और कुछ हसास मालूमात है, लेकिन अदालत ने कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं कि ऑपरेशंस कहाँ पर हो रहे हैं, बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, हम एक वे आउट चाहते हैं। अदालत ने यह कहा कि देखिए हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। अगर फॉर एग्जांपल के 50% हल्के हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास हैं, तो 50% पे तो इंतखाबात करवाएं, जहाँ पर नहीं हो सकते वहाँ पर रोक दें, उसका कोई हल निकालें, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स यूज़ करें, आप रिटायर्ड फौजी अफसरान फौजी एहलकारों को हायर कर लें, लेकिन कोई ना कोई वे आउट बताएं। यही सवाल इलेक्शन कमीशन से भी किया गया, यही सवाल वजारत ख़जाना से भी किया गया और यही सवाल जो था ये वजारत दिफा से भी किया गया कि ये कह देना कि इंतखाबात नहीं हो सकते, ये अमलन अदालत ने मुस्तरद किए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनके ये कहना कि इंतखाबात नहीं हो सकते, इसको अदालत ने मुस्तरद किया और ये कहा अकरम शेख साहब जो हल देना उनको नहीं सुना गया ना, उनके दलाइल वहीं रह गए, दिल में रह गए। उन तो ये तक कहा कि मैं एक सीनियर वकील हूँ, मुझे उसे सीएसए सुन लें। क्यों आमिर? जी बिल्कुल, अकरम शेख साहब बहुत जज्बाती भी हुए और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के जो टॉप 5 वकला हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 5 वकला हैं उनमें से एक हूं, और आप हमें दलाइल देने का मौका दें। तो जिस पर बेंच की तरफ से ये कहा गया कि आपने अदम एतमाद का ऐलान किया, आपने एलामिया जारी किया, आपके फरीकैन ने कहा कि हम आपकी बतौर वकील बहुत इज्जत करते हैं और हम आपसे सीखते हैं और आपसे लर्न करते हैं, लेकिन क्योंकि आप जिन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पार्टीज़ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो अदालत पर उन्हें एतमाद नहीं है, लिहाजा मुनासिब है कि आप दलाइल ना दें। चलिए आमिर, अब कल फैसले पर नज़र होगी, कल फैसला आता है तो मालूम होगा फिर उसमें क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर गवर्नमेंट आगे से क्या जवाब देती है। बहुत शुक्रिया, आपने इस सारी प्रोसीडिंग्स में हमें हर प्रोग्राम में आगाह रखा, नाज़रीन को रिपोर्ट किया कि आज क्या हुआ, इस्तफसार क्या किया गया, रिमार्क्स क्या थे, दलाइल क्या दिए गए। यही हमारा मकसद होता है आपको ज़हमत देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शामी साहब, अब ये देखिए इसके पैरेलल अकरम शेख साहब की बात से मुझे याद आ गया, हाल ही दिनों वो हमारे दोस्त आदिल शाहजेब के साथ बैठे थे प्रोग्राम में और उन्होंने वो वाक़यात सुनाए हैं जो उनके साथ कार्रवाइयाँ पिछले दौरे हुकूमत में हुई, जो हाथ उन पर डाले गए, उनके घर जैसे कुछ लोग पहुँचे। याद हो गया एक दफ़ा एक निश्चित में उन्होंने सहाफ़ियों को पूछा, वकील थे ना, वो वाकई हुकूमत के वकील थे। जी 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 जो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। जी जी जी, और उस पर फिर उनको जो कुछ भुगतना पड़ा उसकी तफसील उन्होंने बयान की। यानी इससे पहले तो वो ज़ाती महाफिल में तो इसकी तफसील बयान करते थे। कहने का मकसद ये था कि अब ऑन एयर जाके उन्होंने खुल के बयान किया है वो सारी जो मामला था। माहौल बदला है ना। अब तो जुल्फी बुखारी साहब बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ की बजाय उसके साथ साथ नंबर 2 जो होते हैं वो ज़्यादा असर रसूख रखते हैं। नदीम अफजल चांद बोले, वो मैं बाद में बात करता हूँ, मौजू बदल जाएगा। अभी सर सर-ए-दस्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फिर ईवान से इजहार ख्याल किया। वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कुलियन होने जा रहा है इदारों का, बयानात कुछ ऐसे हैं क्योंकि पार्लियामान में खड़े होकर अदालतों के बारे में जो बात कही जा रही है पहले नहीं सुनी जाती थी। वो पहले तो ये कह रहे हैं कि इस्तदाद ही फुल कोर्ट बने नहीं बनाया गया, और फिर वो ये कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि सियासतदान जो हैं वो अपना घर दुरुस्त मुज़ाकरात करें तो पहले सुप्रीम कोर्ट अपना घर दुरुस्त करे। आपसे तो अपना घर ठीक नहीं हो रहा, वहाँ तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट पर उन्होंने बात की, बिलखुसूस चीफ जस्टिस के ऊपर ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाउस। और आप कह रहे हैं कि जी आपके घर के अंदर से इख्तलाफी आवाज़ें आ रही हैं, पहले उनको सुने। और जब ये जजेस के बारे में बात कर रहे थे जो नारे पार्लियामान में फिर लग रहे थे वो मैं उनको बयान नहीं कर सकता। तो ये क्या है सर? ये तो लगता है कि सीधी सीधी लड़ाई के मूड में है। देखिए, पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई हदायत जारी करे। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो तो दोहाई अक्सरियत से आइन में तरमीम कर दे, वो नया कोई कानून बना दे। तो इस वक्त तो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत तो मौजूद ही नहीं है। और कानून जो उन्होंने बनाया है जिसमें अपील का हक मिला है,
अगर वो कानून नाफिज हो गया तो ये जो भी फैसला होगा फुल बेंच का, उसके ख़िलाफ़ एक लार्जर बेंच को अपील हो सकेगी। लेकिन वो तो अभी कानून बनने के मराहिल में है। सदर मुमलकत ने उस पर गौर व खौफ शुरू कर रखा है और को आसानी से ख़त्म करने वाले नहीं हैं, तो पूरे दिन मुकम्मल करेंगे अपने। तो अदालत पर आप जो भी गम व गुस्से का इजहार कर लें, तो चीफ जस्टिस ने तो बता दिया है कि मास्टर ऑफ रोस्टर वो हैं और वो बेंच बनाएंगे, इसका अख्तियार उनको हासिल है। और आप किसी जज को पर इतराज़ करके उसे मजबूर नहीं कर सकते बेंच से उठ जाए। नहीं, अभी तो क्योंकि मर्जी का बेंच, उन्होंने बल्कि उल्टी बात करी ना जी सर। उन्होंने कहा, अब ये कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस पर कि वो मर्जी का बेंच बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये सियासतदान है या ये दूसरे जो अनासर हैं, वो अपनी मर्जी का बेंच बनाना चाहते हैं जो फरीक है। तो किसी फरीक को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाए। तो बहरहाल अब अभी देखें, इनके बाद वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी से मुखातिब थे, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी तमाम जो रहनुमा इस्लामाबाद रहे हैं, किसी वक्त भी उनको ज़रूरत पड़ सकती है कौमी असम्बली के इजलास में। लेकिन जब वो असम्बली गए तो तारड़ साहब के बाद उन्होंने बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं ये बेंच जो है ये इंसाफ के असूलों के 100% मुनाफी है। अभी भी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि इस बेंच के से मामला आगे ना बढ़ाएं। ये उनका मफहूम है शहबाज शरीफ साहब का। ये जो है यानी शामी साहब, इसका मतलब तो ये है कि ये फिर कल जो भी फैसला आता है इस 3 रुकनी बेंच का, ये गवर्नमेंट उसे नहीं मानने जा रही। नहीं, गवर्नमेंट को उसे इनकार कैसे करना होगा? फैसला जब आएगा तो उस पर तो अमल करना होगा। और यानी वज़ीर आज़म जो हैं वो जो भी इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर जो बात होती है उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। उस पर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई अदालत उसका नोटिस नहीं ले सकती। तो बहरहाल उसके बावजूद फिर एहतियात से बात करनी चाहिए। और हमारे फवाद चौधरी साहब तो बड़ी बगलें बजा रहे थे कि भाई एक और वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल होने जा रहा है। उनका ख्याल है कि हुक्म अदूली होगी तो फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। और देखते हैं, नहीं बड़े बड़े ख्वाब हैं सियासी जमातों की सूरत हाल से। अभी तो एक ब्रेक ले लो सर। का ख्वाब ये है जी कि वज़ीर आज़म एक और नाअहल हो जाएगा। किसे मालूम सर, एक ब्रेक लेता हूँ। लेकिन ये ख्वाब किसका पूरा होगा ये तो देखेंगे, बात की बात है। एक ब्रेक लेता हूँ। लेकिन तारड़ साहब ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल बिल हमने पास किया, जिस पे हुकूमत का बहुत तकिया आने वाले दिनों में। इस बिल को 4 रोज से सदर मुमलिकत लेकर बैठे हैं। सदर से गुजारिश है कि वो रियासत के सरबराह बने, सियासी वर्कर ना बने। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को आगे मजीद बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस बीच ब्रेक में शामी साहब का फ़ोन भी खड़का है, एक से ज़ायद फ़ोन उन्हें आए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ इसका ताल्लुक कुछ सियासत से या अदालत से नहीं है, मेरे ख्याल कोई दीगर मामला थे। अच्छा शामी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब से हमने रब्ता किया है ये समझने के लिए कि अब 30 अप्रैल की तारीख़ पे इलेक्शन करवाना मुमकिन होगा या 20-30 दिन आगे जाएगी तारीख़। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने राह खोली थी कि मुज़ाकरा सियासतदान करें, वहाँ तो डेड लॉक है। तो अब अगला मंजरनामा उनके नज़दीक क्या बनता है? क्योंकि जो मैं बार बार आज़म नज़ीर तारड़ साहब के या प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स ब्रेक से पहले बयान कर रहा था, उसका मकसद ये था कि इससे तासुर उभर है कि ये तो हेड ऑन कोलिजन का मामला है, क्योंकि ये तो फैसला मानने जा ही नहीं रही हुकूमत। तो फिर क्या होगा अहमद साहब? जी जामी साहब, अर्ज ये है कि जी ये जो आपने फरमाया है ना हेड ऑन कोलिजन का मामला, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। एक वक्त में तो जब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था ना कि मंडे की जब सुबह आएगी तो बहुत खुशगवार चीजें लोगों के इल्म में आएंगी, तो हम तो कोई उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोई आज नई चीज हम देखने को मिलेगी। लेकिन हालात तो मजीद खराब हो गए हैं और नाराजगियां दोनों तरफ वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हैं। तो ऐसे माहौल में जो फैसला होगा, उस फैसले को तस्लीम किया जाना या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हालात की कोई बेहतरी की सामने बराह रास्त तो कोई बाजार उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। लेकिन अब हुकूमत ने पार्लिमान का मुहाज संभाल लिया, वहाँ खड़े होकर जजेस के कंडक्ट पर, इस बेंच पर
और इसके आने वाले फैसले पर मुकम्मल यकसुई के साथ वो नफ़ी भी कर रहे हैं, जजेस के ऊपर जुमले भी कस रहे हैं, रिमार्क्स भी दे रहे हैं पार्लिमान में बैठ के। तो इसका मतलब तो ये है कि ये वाकई इस फैसला अगर आता है कल कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन कराया जाए तो सरकार उसे नहीं मानेगी तो तौहीन अदालत होगी। और बकौल फवाद चौधरी साहब जो शामी साहब कह रहे थे कि ये तो एक और वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएगा इसी चक्कर में, तो हम खड़े कहाँ होंगे? एक आईनी साहब ये अगर मानना मुश्किल होगा तो ना मानना मुश्किल तर होगा। ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म जारी कर दे और आप फौरी तौर पर कहें कि हम उसको नहीं मानते? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए कि वो ये कहे कि हम ये हुक्म मानते ही नहीं है। देखिए, जैसे हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो नहीं करवाया था 24 घंटे में, और वो अभी तक भी नहीं करवाया, तो उनके ऊपर तौहीन अदालत तो नहीं लगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये भी नहीं कहा था कि हम हुक्म नहीं मानते। उन्होंने जो कहा था हम हुक्म मानते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे में लोग अब इधर चले गए हैं, उधर चले गए हैं, ये हो नहीं सकता, तो हम कोशिश फिर भी पूरी कर रहे हैं। वो तो शायद फिर भी काबिल कबूल हो जाए, लेकिन अगर ये धमके की चोट ये कहेंगे कि हम नहीं मानते, तो फिर जाहिर है ये जो बेंच है या ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई को टेकअप करेंगे नहीं। और आज उसके खिलाफ जो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ा मुजाहरा भी हुआ है। जी हाँ, वकीला वहाँ मौजूद थे, आज वहाँ एक सेमिनार भी हो रहा है, एतजाज़ हसन साहब भी वहाँ खिताब करेंगे। जी हाँ, और पीटीआई वकीलों की बड़ी तादाद जो है वो साथ खड़ी है, यानी पीटीआई के या उसके मौक़िफ़ के। और मगर ये बात मुमकिन नहीं है कि आप कैटेगरिकली कहें नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है समझने में कि क्या ये बेंच की कार्रवाई कानूनी है, प्रोसीजरली करेक्ट है, इसके ऊपर भी कुछ दूसरे वकील चुके सवाल उठा चुके हैं, लिहाजा ये भी पूरी उसका फैसला किसने करना है, तस्लीम करना भी मुश्किल है। उसका फैसला तो खुद बेंच ने करना है, और बेंच ने आज बेंच ने फैसला कर दिया है, और अपने सारे नुकात जो हैं, जो अटॉर्नी जनरल के साथ उनकी तकरार थी या सवाल थे, जवाब दे दिए गए, तो उन्होंने तो बात क्लियर कर दी है। अब देखेंगे जब फैसला आएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कोई सरताबी की बात होगी। हाँ, जो और कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं या बाद में कुछ सूरत हो तो वो एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन उसके साथ ही अगर ये कानून बन जाए जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, तो वो तो सर 20 अप्रैल को टेक्निकली बन जाएगा अगर सदर उस पर दस्तखत नहीं भी करते। 20 अप्रैल को बन जाएगा। उसके बाद फिर इसके खिलाफ अपील हो सकेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उसका मार्जिन निकाल ली है सर। हाँ, अगर हुकूमत जो है वो खामोशी से कुछ आगे बढ़े और ज़्यादा ये आज शामी साहब हमारे जो कोर्ट बीट रिपोर्टर हैं मोहम्मद अशफाक, उन्होंने एग्जैक्टली इसी मुद्दे पे कुछ सुनगुन करके यही स्टोरी आज रोजनामा दुनिया में छापी है जो आपने भी फरमाया है। तो आप एक चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे लगा के तो वक्त आगे कुछ टाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नारेबाजी करेंगे और मैदान में निकलेंगे और आपकी 9 गज़ की ज़ुबानें बाहर होंगी तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा, ये खसारे का सौदा होगा। जी हाँ, ये भी गैर मुनासिब भी होगा और ये स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे उनका जो फैसला आएगा, पहले तो ये देखना है कि वो क्या कोई तारीख मुकर्रर करते हैं या किसी को फिर कहते हैं तारीख मुकर्रर करने के लिए। लेकिन जो भी फैसला है इसको उसके ऊपर वक्त लेना चाहिए, उसको समझने के लिए, उस पर गौर फिक्र करने के लिए और बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। नजरसानी की अपील दायर करनी चाहिए। अगर आपको वो इससे इत्तफाक नहीं है, उसका भी कुछ वक्त होता है। नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं, आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन सर उसका स्कोप तो बहुत लिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड है तकनीकी। लेकिन इस दौरान में यही दिन होते आगे आगे
ताकि 20 अप्रैल आ जाए। वह बिल बन जाएगा। हाँ, 20 अप्रैल आ जाए, आप अपील बिल जो है वो कानून बन जाएगा। हाँ जी। तो मेरा मतलब है कि आप कोई उलझाते चीजें जो है ना, जी हाँ, कोई पतंग उड़ाते पेचे लड़ाते आगे चलेंगे ना, एक बंदूक लेके तो नहीं खड़े होंगे कि अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दे, अपनी कनपट्टी पे गोली दाग दे। सही। चलिए मतलब बहुत शुक्रिया बिल्कुल सही। आप बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर अब तो देखें ना, जो मुज़ाकरात की बात या चीफ जस्टिस साहब ने कोशिश की कि सोमवार तक वो हल निकल आएगा, तो हमने नाज़रीन उसी दिन अर्ज़ भी की थी आपसे कि ये टाइम बाय किया गया ताकि इस बीच सियासतदान खुद को हिम्मत करके कुरान राह निकाल लें, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी थी। लेकिन ऐसा होगा नहीं और वही हुआ। उस बीच तो हज़रत मौलाना भी फरमा चुके थे कि हमने इनसे बात नहीं करनी, शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके, अब खान साहब भी ये कह चुके। पहले खान साहब बात करने पे तैयार नहीं अब थे, वो नहीं है। अब हुकूमत भी और तैयार इसके नहीं बावजूद कि खान साहब ने एक अलबत्ता डेवलपमेंट ज़रूर की कि ये जो अदलिया बहाली तहरीक उनके बकौल या आइन की पासदारी की तहरीक है, उस सिलसिले में उन्होंने सियासी जमातों से रवाबे ज़रूर किए हैं। मसलन वो MQM से भी उनका वक्त मिला है, चौधरी परवेज़ भी हैं, शाह महमूद, असद उमर, ये और एजाज चौधरी भी, मुख्तलिफ वफूद हैं जो जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास। जमात इस्लामी से जब ये मिले सिराजुल हक से शामी साहब, तो ख़बर ये है कि उन्होंने बड़ा खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हम तो चाहते हैं एक ही दिन इंतखाब हो। और जब वो गए हज़रत तारुल कादरी के साहबजादे के पास, तो उन्होंने भी बात उनकी सुनी, लेकिन उन्होंने भी एक लंबे गिले शिकवों पर मबनी फहरिस्त भी पेश की उस वक्त के सामने कि तो हुन मेरी याद आई है, तो आप पहले कहाँ थे। और दूसरी राय मेरी ये थी कि ये जो जिन जमातों को मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें से अक्सर जमातें वो हैं जो कि जिन्हें कहीं और से पहले झंडी मिले तो फिर वो किसी की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अब तो कोई और पता नहीं है कि नहीं है। ठीक है सर। और है तो कहाँ है, छुपा हुआ है, दुबका हुआ है, बोल रहा है, खामोश है, कोई और तो पता नहीं चलता ना। और की तलाश जारी है, उसका सुराग नहीं मिल रहा कोई। उसी के सुराग की कोशिश थी खान साहब के हाथ से भी। अभी तो हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी जी उन्होंने ट्वीट किया, ये अपील की है कि लोग मिल बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब आग लगी हो घर में तो फिर ये नहीं देखते कि आग किसने लगाई थी, कैसे लगी थी, उसको बुझाते हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि अदलिया और फौज जो है वो भी किरदार अदा करे। अब ये जाहिर है कि दस्तूर के मुताबिक तो पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन अदलिया ने तो अपनी कोशिश करके देख ली है। चीफ जस्टिस ने कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई, तो फौज जो है वो कैसे ये इस तरह को किरदार अदा कर सकेगी। बहरहाल लेकिन अगर तकी उस्मानी साहब जी और हमारे मौलाना क्या तारिक जमील साहब जी और इस तरह के दूसरे जिन पे लोगों को बड़ा यकीन भी है, वो हरकत में आए, हाँ। वो एक फरीकैन के पास जाएं, क्योंकि आपका जो सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन था उसकी तो अभी तक काबिश रंग नहीं लेके आ सकते। वो तो इसलिए कि हम जब मिले, हाँ जी, तो उसके बाद वो इलेक्शन मुअख्खर हो गया, तारीख जी हाँ, बदल दी इलेक्शन कमीशन ने। जी तो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते थे, अब खामोश हो गए। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, एक राय ये भी है कि अब इस बहरान से जो निकलने के लिए कल जो फैसला आएगा, जिस पर गवर्नमेंट पहले से पेशबंदी कर रही है, तो ऐन मुमकिन है कि इदारों की तरफ से जो अदम मुआवनत है उसका जिक्र फैसले में बड़ा तफसील से हो, और जो तो आइन का जो मंशा है उसका जिक्र हो। और साथ 30 अप्रैल चूँकि आई चाहती है, चंद रोज़ रह गए, 27 रोज़ रह गए गालिबन, तो उसमें तो मुमकिन नहीं होगा। तो ऐन मुमकिन है मज़ीद कुछ 20-30 दिनों का वक्त दे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को दोबारा से शेड्यूल जारी करने की हिदायत जारी करे। ये एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जिसमें टाइम फिर मिल जाएगा हुकूमत को भी, PTI को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। बेंच के कितने अरकान थे? बेंच के 3। तो आप चौथे, आपको इंडक्ट कर लिया गया। मैंने तो कहा ये एक सूरत हो सकती है। आप उनको काम करने दें अपने। नहीं, मैं तो करने दे रहा हूँ, आपको फैसला लिखने की मैंने तो कहा ये सूरत हो सकती है। हो सकती है, होती रहे। जो जजों के फैसले हैं उन पर स्पेकुलेट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन एक अहम खबर आ गई है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी है सर, कि सर्कुलर के ज़रिए जो आपने मेरे फैसले के ऊपर मामला किया है उस पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, बड़ी जानदार और बड़ी गरजदार। हसनात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आज तो वो चिट्ठी यानी सर्कुलर तो ज़ेर बहस रहा, और चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके 5 रुकनी बेंच जो है वो फैसला कर चुका है, इसलिए जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो सकती, उनका उसको हुक्म नहीं है अदालती। हसनात साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? खत में क्या लिखा गया जी? जी, जैसे हमें ये एक्सपेक्ट था कि इस तरह का मामला होगा, क्योंकि
एक जुडिशियल आर्डर को जिस तरीके से सर्कुलर के जरिए डिस्कार्ड किया गया, तो आज जस्टिस काजी फैसल ने जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने एक तो रजिस्ट्रार को कहा कि इमीडिएटली आप जो सर्कुलर है वो विड्रॉ करें। आपको अंदाजा नहीं कि वो 5 रुकनी बेंच का जो मामला था वो इन्वोक जुरिडिक्शन सो मोटो की इन्वोक के हवाले से था। जो हमारा 2 जजेस का है आर्डर वो डिफरेंट है। आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उस वो मजीद इदारे को तबाह करेगी। जो जिस तरह का आपका कंडक्ट है तो आप जो है एक तो इमीडिएट आप फौरन जो है वो इस ओहदा छोड़ दें। साथ ही उन्होंने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी लिखा है कि जी जो इनको जो आपके ऑफिसर हैं जो डिप्यूटेशन पे रजिस्ट्रार आए हुए हैं इशरा साहब, इनको वापस बुलाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें डिसिप्लिनरी। मगर असनाद गोया जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसमें यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस ही को सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार हासिल है, और ये फैसला जो है काजी फायज ईसा का ये किस हद तक मुख्तलिफ है? यानी ये उसके रूल्स बनाने की बात कर रहा है, उस इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। उनका ये है कि जो चीफ जस्टिस बेंचेस में इंक्लूड करते हैं जजेस, उसका क्या तरीकाकार है, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कवायद बनने चाहिए। जी, उस पर कवायद बनने चाहिए। गोया वो फैसला जो है उससे मुतजाद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है। मगर आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस था और फादल चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 5 रुकनी बेंच का फैसला ये बात तय कर चुका है, तो अटॉर्नी जनरल ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे यानी ये काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ जो आया है उसके करीब कोई बात कही गई हो। नहीं, उन्होंने काफी बात की है। अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल भी ठीक थे। उसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने फिर ये कहा ये तो बेंच की डिजायर थी जस्टिस काजी फैसल की, कहाँ डायरेक्शन लिखी गई है कि जी रोक दे जाए। उनकी एक ऑब्जर्वेशन है और वो जो है वो बाइंडिंग नहीं है, डिजायर बाइंडिंग नहीं है। उनका ये था, बाकी उनका ये था कि हमने सिर्फ एक सेक्टर तक की जी जो 184(3) के मामला चल रहे हैं उनको हम रोक नहीं सकते। बाकी हम भी इत्तेफाक करते हैं कि रूल्स बनाया जाए, मामला कंसिडर हो, मीटिंग हो। मगर काजी साहब ने जो लिखा है ये मैं इस पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रजिस्ट्रार की खिदमात वापस ले ले, क्या वो ये कर सकते हैं, हुक्म जारी कर सकते हैं या ये चीफ जस्टिस को जारी करना चाहिए? देखें, ये अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने इख्तियारात हैं वो हर चीफ जस्टिस के पास ही हैं, इंतजामी इख्तियारात। होना तो ये चाहिए फुल कोर्ट में ये चीजें डिस्कस हों कि किसको बनाना है, लेकिन कोई भी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट होता है तो वो चीफ जस्टिस खुद ही करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, आपसे इंशाल्लाह राब्ता होगा दोबारा। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक, और जो शामी साहब ने भी नुक्ता उठाया वो ख़त में जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इसके साथ साथ सियासतदानों के इंकशाफात भी जारी हैं। नवाज शरीफ साहब सऊदीया जा रहे हैं, इसराइल के साथ तजारत की अफवाहें सामने आई। एक शहरी थे खालिद बिन फैसल पाकिस्तानी, ताल्लुक़ उनका जो है वो यहूदी मज़हब से है। वो ज़ाती तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स लेके गए थे तीसरे मुल्क के ज़रिए, लेकिन ये अफवाह बनी कि जी शायद कोई इसराइल के साथ तजारत शुरू हो गई है। बहरहाल शाम साहब नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बड़े एहतमाम के साथ। कहते हैं कि शाह सलमान ने बुलाया है, और यहाँ से मरियम भी जाएंगी और शहबाज शरीफ भी जाएंगे। अगर तो फिर क्या उस दावत के बाद कुछ माल मिल जाएगा जो मुसीबत हम पर पड़ी हुई है? पाकिस्तान असल बात तो ये बताए ना, जो मुआशी मुश्किलात अगर कोई कम हो जाए जी, क्योंकि हमारा तो मामला यही है ना जी 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 कि आप हमारे घर आएंगे तो क्या देंगे, और हम आपके घर जाएंगे तो क्या लेंगे। तो बहरहाल हो सकता है यानी कि पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं वो कुछ सुधर जाएं और जो ताउन दरकार है वो फौरी तौर पर मिल जाए। तो फिलहाल तो बहरहाल उनका जाना जो है एक बड़ी अहमियत का हामिल है, और वो क़याम भी वहाँ करेंगे आखिरी अशरा। तो कई मुलाकातें होंगी, अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। यानी उम्मीद है कि इसके बाद वो जो IMF भी कह रहा है कि दोस्त ममालिक से देखें ना क्या गारंटियाँ आपको मिलती हैं, कितना माल मिलता है, उसके बाद हम भी देखते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है बहरहाल पाकिस्तान की सियासत पर भी मुरतब होंगे, और किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं उनका जायज़ा लेंगे जो वक्त आगे चलेगा।
चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। कल आप जब से मिलेंगे तो कल तक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ चुका होगा। वह बात यह है कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, आगे चलेगी। आगे इसलिए चलेगी, इसका मतलब यह है जी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज हजरात, वो कोई और भी एक्ट कर सकते हैं। हाँ, अहम बात है। कल तक के लिए उधार रही ये बात, क्योंकि कल फैसला भी आ चुका होगा और हुकूमत का मौसर रद्द अमल भी और आ चुका होगा। तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।